गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 21 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। ठीक है, यह है टेस्ट नंबर 22। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 22 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से कोई नहीं? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जौहर प्रथा। क्या होती थी ये? देखिए, राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। ठीक है, जौहर कर लेना। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? कौन था इसमें जैन धर्म का अनुयायी? हेमचंद्र सूरी था। कौन था? हेमचंद्र सूरी। तो हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी थे। वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? जयसिंह सिद्धराज के। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी उसने, या सेवा नहीं दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन की थी, फिरोज शाह तुगलक के अधीन की थी? नहीं की थी तो इल्तुतमिश के अधीन। तो आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज तुगलक है, नहीं है तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में से सबसे कम समय तक शासन इनमें से किसने किया है? एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सबसे अधिक समय तक किसने किया है। दोनों उत्तर दीजिए। देखिए, सबसे कम समय तक जो शासन किया है वो किया है खिलजी वंश ने। ठीक है, तो ये है टोटल। देखिए, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासकों ने या सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। तो गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1290। कितने हो गए? 84 हो गए। ठीक है, 84 वर्ष। खिलजी वंश के शासकों ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। और तुगलक वंश के शासकों ने, ये तो कम ही हो गया, 90 और 10 300, 1330 हो गया, 30 वर्ष। ठीक है, और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर 1412। ये तो गुलाम वंश से भी ज़्यादा हो गया। कितना हो गया? दोनों 92 हो गया ना। अब देखिए, बात आती है सैयद वंश की। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया है, और सबसे लंबे समय तक शासन किया है 92 वर्ष। किसने? तुगलक वंश ने, 1320 से लेकर 1412। ठीक है, तो सबसे कम समय तक खिलजी वंश और सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें इनके होने के क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब कालानुक्रम सजाना है। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। अफगान षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के दो युद्ध हुए 1191 में, मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच। गौरी परास्त द्वितीय हुआ 1192 में, अगले ही वर्ष। उसमें गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी उसने। यानी 1192 में हो गया तराइन का दूसरा युद्ध। सबसे पहले तो यही हो गया, तो 4 यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है? एक से कट जाएगा ये तो।
4-3-2-1 हो जाएगा। जलालुद्दीन की हत्या हुई थी 1296 में। इसका आंसर है तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई परास्त करके। और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। अफ़गान षड्यंत्र में क्या था? अफ़गान षड्यंत्र के द्वारा उलूग खां को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना गया। ये उलूग खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कब? 1325 में। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 में अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। तो सबसे लास्ट में यही है। तो 4-3-2-1 हो जाएगा। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? मार्को पोलो नहीं है, इब्न बतूता नहीं है, निकोलो कोंटी नहीं है, यह है सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी द्वारा दी गई थी। इनकी पुस्तक का नाम था लुबाब उल अलबाब, लुबाब उल अलबाब तथा जमाबी उल हियाकत। ठीक है, जमाबी उल हियाकत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत नहीं, उलेमा कहलाते थे। डी। तो देखिए, सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति जो है यानी उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, यानी पगड़ी पहनने वाला, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। तो कौन थे? उलेमा, पगड़ी पहनने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में कौन सा राजपूत राजा जाना जाता है? बताइए। पृथ्वीराज चौहान नहीं है, राणा कुंभा, मानसिंह या जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल भी नहीं है, राणा कुंभा या मानसिंह संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला के भी पोषक थे। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों की रचना की। संगीत मीमांसा, संगीत राज। ठीक है। भारत में पोलो खेल कौन लेकर आया? पोलो खेल का प्रचलन किसने किया भारत में? मुगलों ने नहीं, अंग्रेजों ने भी नहीं, यूनानियों ने भी नहीं, तुर्क लेके आए, तुर्क। पोलो को उस समय चौगान कहा जाता था। चौगान खेलते खेलते कौन मरा था? देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे कौन था? अपने संस्मरण लिखने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। डी। और संस्मरण का नाम क्या है उसके? फुतुहात ए फिरोज शाही। तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्करण लिखा है। संस्करण का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। बहुत पूछते हैं किसकी है फुतुहात है फिरोज शाही? फिरोज तुगलक का संस्करण। ठीक है। तबकात नासिरी का लेखक बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। तबकात नासिरी का लेखक जियाउद्दीन बर्नी लगाकर गलत मत कर देना। मिनहाज उस सिराज, क्या है? मिनहाज उस सिराज सी। तो तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। ठीक है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.T. रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। रावर्टी लिखा है ये, और ये अध्याय लिखा है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? फारसी का प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? अमीर हसन नहीं है, फैजी नहीं है, अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो। तो प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं को करना था।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था किसकी? गेहूं की तो करता था, जौ तो बहुत पुराना इसकी करता था, चने की करता था, मक्का की नहीं करता था। तो कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था या थी। धान, गेहूं, कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे, लेकिन गन्ना नहीं था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। किसने? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन शाह ने की थी। इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? ये पूछा गया प्रश्न है यूपीएससी सिविल सेवा में। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? साधारण जमींदार नहीं थे, ना ही महाजन थे। ये थे सैन्य नियंत्रक, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, पॉलीगार एक सामंती उपाधि थी। क्या थी? सामंती उपाधि, जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो कौन थे? ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।